नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे पुरस्कार की जिसको कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, बेकरार है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार की। हर साल अक्टूबर के महीने में घोषित होने वाले नोबेल पुरस्कार सबसे पहले सन 1901 में ये पुरस्कार दिए गए थे। सर अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, उनकी वसीयत के अनुसार ये पुरस्कार दिए जाते हैं 5 क्षेत्रों। सामान्यतया जो 5 हमारे क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। इन 5 क्षेत्रों के माध्यम से, इन 5 क्षेत्रों में जो मानवता के हित में असाधारण योगदान देने वाले, चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, उनको ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हम चर्चा करेंगे आज फिजिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2025 में घोषित किए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में। किन किन वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है, आखिरकार उन्होंने मानवता के हित में इस तरह कौन सा ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, कौन सी ऐसी अवधारणा की खोज की है। तो देखते हैं। हाल ही में जो यूएसए के 3 वैज्ञानिक, कहाँ के हैं वे वैज्ञानिक? यूएसए के जॉन क्लार्क मिशेल, एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कौन कौन से 3 वैज्ञानिक हैं और कहाँ के हैं? हमारी परीक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि हम थोड़ा सा आइडिया रखें। अलग अलग 5 क्षेत्रों में हम 5 जितने भी पुरस्कार प्राप्तकर्ता लोग हैं उनके नाम डिस्कस करेंगे। पहले प्रीवियसली हम डिस्कस कर भी चुके हैं वीडियोस। इसमें भौतिकी का हम आज डिस्कस कर रहे हैं। किस किस को मिला है? यूएसए के एक तो मिशेल, डेवोरेट और मार्टिनेस। अगर आपको उनका सरनेम भी याद रहेगा तो भी आप आइडिया लगा पाएंगे प्री जैसे एग्जाम में। यूएसए के वैज्ञानिक हैं, 3 वैज्ञानिक हैं। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? मिशेल, डेवोरेट और मार्टिनेस। मिशेल, डेवोरेट और मार्टिनेस 2025 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि परमाणविक और उपपरमाणविक, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्तर पर ही क्वांटम गुणों का प्रदर्शन होता है। हमारा जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर और उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर। वर्तमान में जो सबसे एफिशिएंट, सबसे दक्ष, सबसे तेज कंप्यूटर है वो है क्वांटम कंप्यूटर, जो कि क्वांटम फिजिक्स के लॉज का अनुपालन करता है। क्वांटम फिजिक्स एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे घटित होने वाली घटनाओं को, फिनोमिनन्स को प्रदर्शित करती है। आखिरकार हम सामान्यतः सोचते हैं कि नैनो बहुत ही सूक्ष्म स्तर होता है 10⁻⁻⁹, लेकिन उससे आगे एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। उससे नीचे भी अगर हम जाएं तो एटॉमिक लेवल होता है और सब एटॉमिक लेवल होता है। उन एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से निकल करके हम बात कर रहे हैं कि क्या वो गुण जो एटम के लेवल पर प्रदर्शित हो रहे थे वो इस स्तर पे भी, इस मैक्रो लेवल पे भी प्रदर्शित हो सकते हैं कि हम उसको बिना किसी उपकरण के देख सकें, वो हमारे लिए देखना सहज हो। हम उसके जो अवधारणाएं, जो क्वांटम फिजिक्स की अवधारणाएं हैं, उनको हम अपने उपयोग में ला सकें, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग कर सकें। इन्हीं वैज्ञानिकों ने बताया, किसने? मिशेल ने, डेवोरेट ने और मार्टिनेस ने बताया कि हाँ, जो क्वांटम फिजिक्स के जो रूल्स हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर्स के जो फिनोमिनन हैं, जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे हो रहे हैं, वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे ही नहीं अपितु मैक्रो लेवल पे भी पॉसिबल हैं। इन्होंने अपने शोध में प्रदर्शित किया कि क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत बड़े स्तर पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी देखे जा सकते हैं। यह प्रणाली इतनी बड़ी है कि इसको हाथ में पकड़ा जा सकता है। आप किसी को भी, जब हमारा हाथ देखते हैं तो ये हमें सीधा और सपाट दिखाई देता है। हमारा जो हाथ है वो सीधा और सपाट दिखाई देता है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसमें बड़ी बड़ी धारियाँ और उच्चावच, हमको सामान्यतया उच्चावच दिखाई देते हैं हमारे फिंगरप्रिंट्स की वजह से। तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो ये सिद्धांत हैं, ये तो सिर्फ एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे होते हैं, जिनको हम देख भी नहीं सकते। उनके लिए बहुत ही प्रिसाइज
इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है। उन्हीं फिनोमेनन को, उन्हीं अवधारणाओं को, उन्हीं कंसेप्ट्स को हम इन्होंने लागू करके दिखाया एक ऐसे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जिसे हाथ में पकड़ा जा सकता है। जी हाँ, उनका उपयोग हम फिजिकल वर्ल्ड में कर पा रहे हैं, और वो भी कम से कम चुनौतियों के साथ, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर बहुत एफिशिएंट होता है, लेकिन क्वांटम जो अवधारणाएं होती है उसके लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर चाहिए होता है। एक क्वांटम कंप्यूटर के लिए ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जहाँ पे नहीं हो, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस कम हो, उसको मेंटेन करना इजी हो, उसको माइक्रो से मैक्रो लेवल पे हम लेके जाएं, यही 3 वैज्ञानिकों ने भौतिकी के नोबेल पुरस्कार में करके दिखाया। कौन कौन से थे? मिशेल डेवरेट और मार्टिनेज। इन्होंने यह व्यवहार क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन के प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस में क्वांटम टनलिंग क्या होती है। अभी फिर हम थोड़ा संक्षेप में देखेंगे क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन। मतलब जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा सतत नहीं हो करके ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, और वो पैकेट्स क्वांटम कहलाते हैं, आपके क्वांटा कहलाते हैं। वो एनर्जी क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट और क्वांटम टनलिंग का कंसेप्ट। क्वांटम टनलिंग की अवधारणा को बड़े पैमाने पर लागू करके सिद्ध किया कि बड़े और दृश्यमान तंत्र जैसे सुपर कंडक्टिंग सर्किट भी क्वांटम भौतिकी के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। बड़े और दृश्यमान जो सिस्टम है, हमारे पास तंत्र है, जैसे कि एक सुपर कंडक्टिंग सर्किट, इन्होंने सुपर कंडक्टिंग सर्किट के माध्यम से क्वांटम टनलिंग को रिप्रेजेंट किया। एक सुपर कंडक्टिंग सर्किट के माध्यम से, जिसको इन्होंने एक जंक्शन का यूज किया जिसको कहते हैं हम जोसेफसन जंक्शन जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से जो क्वांटम टनलिंग होती है, एनर्जी क्वांटाइजेशन होता है, उसको रिप्रेजेंट किया। वो हम देखेंगे। इन्होंने अतिचालक मतलब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का उपयोग करके जोसेफसन जंक्शन नामक अतिचालक प्रणाली का निर्माण किया। इन्होंने क्या किया कि सुपर कंडक्टर्स का यूज करके जोसेफसन जंक्शन नामक अतिचालक प्रणाली का निर्माण किया। जब इस प्रणाली को परम शून्य ताप तक ठंडा किया गया तो देखा गया कि इसकी विद्युत अवस्था ऊर्जा अवरोधों के माध्यम से टनल बना सकती है। क्या? परम शून्य ताप पर ले गए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ले गए। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन था? क्वांटम कंप्यूटर था। मैंने पहले ही आपको बताया कि क्वांटम कंप्यूटर के लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि एक जोसेफसन जंक्शन बनाया और उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक ठंडा किया। उससे क्या हुआ कि इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की स्टेज थी, विद्युत अवस्था थी, उसमें जो ऊर्जा अवरोध थे उनके बीच में से टनल बन गई और क्वांटम टनलिंग का कंसेप्ट वहां पर देखा गया तथा अचानक परिवर्तन प्रदर्शित करती है। स्पष्ट रूप से ये क्वांटम प्रकृति की पुष्टि करते हैं। ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्वांटम टनलिंग क्या होती है। ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास ये एक एनर्जी का बैरियर है या सामान्यतया एक बॉल लुढ़का रहे हैं और एक ये बैरियर है, तो इसको पार करने के लिए बॉल के पास इतनी ऊर्जा होना आवश्यक है कि इस पर चढ़ सके। आपके सामने कोई पहाड़ है तो आपके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, आप थके हुए उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। आपको बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, आप में ऊर्जा होनी चाहिए, आप फिट होने चाहिए, तभी जाके इस पहाड़ पे चढ़ पाओगे। तो इसके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि इस पहाड़ को पार कर सके। तभी अगर इस बॉल के पास ऊर्जा होगी तो ये इस पहाड़ को पार कर पाएगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? क्वांटम लेवल पे कुछ अलग ही घटनाएं हो रही है। क्वांटम लेवल पे घटना क्या हो रही है कि बॉल के पास ऊर्जा नहीं है, बॉल थकी हुई है, बॉल हताश है, निराश है, फिर भी वो उस पहाड़ को पार कर जा रही है। लेकिन कैसे पार कर जा रही है? वो पार कर जा रही है ऐसे कि वो ऊपर से नहीं जा रही है, वो उसमें से टनल बना के क्रॉस कर रही है। वो इसमें से टनल बना के क्रॉस कर रही है, एनर्जी की नहीं होने के बावजूद टनल बना के क्रॉस कर रही है। आखिरकार ये किस तरह से हो पा रहा है? यह हो रहा है क्वांटम स्तर पे। इसको कहते हैं क्वांटम टनलिंग। जो प्रकाश होता है, इसको इस तरह से समझिए कि प्रकाश होता है, उसका ड्वेल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है। एक कण के तौर पे और एक तरंग के तौर पे। मतलब एक पार्टिकल फॉर्म होती है, एक वेव फॉर्म होती है।
जब ये पार्टिकल एज ए पार्टिकल अगर बिहेव करेगा तो ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से जैसे आप एक दीवार में घुसने की कोशिश करेंगे तो आप दीवार में नहीं घुस सकते, लेकिन आप देखेंगे कि आपका जो मोबाइल है, ये रेडियो वेव्स का यूज़ कर रहा है और कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इसका उपयोग कर पा रहे हैं, क्योंकि वेव जो आ रही है या वेव जो जा रही है, हमारे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनको दीवारें नहीं रोक पा रही, वो टनलिंग करती हुई निकल जाती है वेव्स। ठीक उसी कंसेप्ट की तरह यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पे पार्टिकल फॉर्म शो नहीं करती, ये यहाँ पर अपनी द्वैत प्रकृति में से जब तरंग प्रकृति शो करती है तो वो टनलिंग करती हुई निकल जाती है उस बाधा में से, उस अवरोध में से। ठीक उसी तरह से जैसे कि आपके मोबाइल के सिग्नल या मोबाइल पे जो आप ट्रांसमिशन हो रहा है, आपके रेडियो वेव्स आ रही है और जा रही हैं, सारी तमाम बाधाओं को पार करती हुई। क्वांटम यांत्रिकी की एक घटना है जिसमें एक कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा अवरोध एनर्जी बैरियर को पार कर सकता है, भले ही उसके पास उसे पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा न हो। क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक कोई सा भी पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी बैरियर को पार कर रहा है। हमने देखा क्या तो उसके पास ऊर्जा होगी तो वो कूद के चला जाएगा, और नहीं है ऊर्जा तो क्वांटम टनलिंग होगी। और टनलिंग किस वजह से हो पा रही है? क्योंकि उसकी द्वैत प्रकृति है, उसके तरंग प्रकृति के कारण। किसके कारण? उसकी तरंग प्रकृति के कारण। यह घटना तरंग कण द्वैतता के कारण होती है, जिसमें कणों को केवल कणों के रूप में नहीं बल्कि तरंगों के रूप में भी माना जाता है। कणों को किसके रूप में? बार बार हम ड्यूअल नेचर की बात कर रहे हैं, एक कण प्रकृति की बात कर रहे हैं, एक तरंग प्रकृति की बात कर रहे हैं, एक कण प्रकृति की बात कर रहे हैं, एक तरंग प्रकृति की बात कर रहे हैं। जब एक कण ऊर्जा अवरोध से टकराता है, एक कण ऊर्जा अवरोध से टकराता है, तो उसकी तरंग अवरोध के अंदर तुरंत शून्य नहीं होती, बल्कि अवरोध के पार भी थोड़ी दूर तक फैलती है। इस फैलाव के कारण अवरोध के दूसरी ओर कण के पाए जाने की संभावना होती है, भले ही उसके पास उसे पार करने की पर्याप्त ऊर्जा न हो। जी हाँ, ये एनर्जी बैरियर था हमारे पास, ये एनर्जी बैरियर था। जब एक कण था वो तरंग प्रकृति दिखा रहा है, तरंग प्रकृति दिखा रहा है। जैसे जैसे ये यहाँ आएगा, इसके पास इसकी ऊर्जा में तो कमी आएगी, और ऊर्जा कम भी थी, लेकिन तरंग प्रकृति के कारण ये इसको टनलिंग करता हुआ, इसमें संभावना है कि ये बाहर आ जाए, इसको क्रॉस कर जाए, इसमें संभावना है, इसमें पॉसिबिलिटी कि ये इसको क्रॉस कर जाए। ये तरंग और कण की द्वैत प्रकृति के कारण होता है। जब इस तरह की घटनाएं होती है, ये क्वांटम स्तर पे होती है, ये क्वांटम टनलिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है? क्वांटम टनलिंग। एक इलेक्ट्रॉन उसने किस तरह से व्यवहार किया? एज ए वेव, एज ए वेव। आप दीवार को पार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब एक वेव फॉर्म में आप तब्दील हो गए तो क्या हुआ कि जिस तरह से रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, उसी तरह से ट्रांसमिशन के माध्यम से एनर्जी बैरियर्स को पार कर लिया गया। और इसका रीजन क्या है? वेव फॉर्म, पदार्थ की जो द्वैत प्रकृति है उसकी वजह से। अब क्वांटम टनलिंग के आखिरकार क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं? ये जो क्वांटम टनलिंग का कंसेप्ट है, इसके क्या क्या यूटिलाइजेशन है, यूसेज है, देखते हैं। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM, ये क्या करता है? ये जो उपकरण है ये क्या करता है? इससे किसी सतह के परमाणु के स्तर पर तक की छवि प्राप्त की जा सकती है। इसका उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है। अगर किसी भी पदार्थ के एटॉमिक लेवल की हमको इमेज प्राप्त करनी, किसी पदार्थ के एटॉमिक लेवल की हमको इमेज प्राप्त करनी है, तो इमेज प्राप्त करने के लिए हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, जिसमें क्वांटम टनलिंग की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्वांटम टनलिंग की अवधारणा का, जो हमने देखी अभी। और नैनो टेक्नोलॉजी में ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यूज में लिया जाता है। नाभिकीय संलयन में दो जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, और विखंडन में टूटते हैं। सूर्य और तारों के अंदर जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो वहाँ पे चाहे पर्याप्त ऊर्जा न भी हो, लेकिन टनलिंग की वजह से ही, क्वांटम टनलिंग की वजह से ही वह आपस में उनका जुड़ पाना संभव हो पाता है। सूर्य और तारे जो हैं उनमें ऊर्जा उत्पादन क्वांटम टनलिंग के कारण ही संभव हो पाता है। इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन टनलिंग के कारण आपस में जुड़कर हीलियम
बनाते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। आखिरकार सोचिए कि नाभिकीय संलयन एक बड़ा टिपिकल प्रोसेस है। क्यों हम नाभिकीय विखंडन नहीं करते हैं? हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, चाहे राउतबाटा में देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु में देख लीजिए या गुजरात में देख लीजिए, वो सब नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर नहीं। क्योंकि नाभिकीय संलयन करना टिपिकल है, नाभिकीय संलयन करना टिपिकल है। तो नाभिकीय संलयन इनमें सूरज और तारों में किस तरह से हो पा रहा है? वो हो पा रहा है क्वांटम टनलिंग के कारण। क्वांटम स्तर पर, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर क्वांटम फिजिक्स के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, वहां पे क्वांटम टनलिंग हो रही है। दो एटम्स के बीच में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, दो एटम्स के बीच में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, तो भी वो एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़कर नाभिकीय संलयन को अंजाम दे रहे हैं, उस प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। ये अनुप्रयोग है क्वांटम टनलिंग का। और रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव डिके, नाभिक से अल्फा कण टनलिंग के माध्यम से बाहर निकलता है। नाभिक से जो अल्फा कण होता है वो किस तरह से बाहर निकल पाता है? उसके पास ऊर्जा नहीं होने के कारण वो नाभिक से बाहर नहीं निकल सकता, तो रेडियो एक्टिव क्षय नहीं होगा। हम कहते हैं ना कि इसमें तो यहाँ पे तो विकिरण फैले हुए हैं, यहाँ पे तो विकिरण फैल कैसे रहे हैं? वो विकिरण फैलने में जो अल्फा कणों का उत्सर्जन हो रहा है नाभिक से, न्यूक्लियस से, उसमें क्वांटम टनलिंग काम में आ रही है। क्वांटम लेवल पे टनलिंग हो रही है, क्वांटम टनलिंग काम में आ रही है। तो नाभिक से अल्फा कण, उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, लेकिन वो वेवफॉर्म अपनी तरंग प्रकृति शो करता है और तरंग प्रकृति के कारण वो नाभिक से निकल जाता है। जीव विज्ञान में किस तरह से काम आता है कि कुछ एंजाइम प्रतिक्रिया क्वांटम टनलिंग द्वारा तेजी से होती है, जिससे ऊर्जा उत्पादन अधिक कुशल होता है। कुछ जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के साथ रिएक्शंस होती है क्वांटम टनलिंग के कारण, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनकी गति बढ़ जाती है, और जो ऊर्जा उत्पादन है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, वो एफिशिएंट होने लग जाता है। तो क्वांटम टनलिंग के हमने क्या क्या अनुप्रयोग पढ़े हैं? नाभिकीय विखंडन में अल्फा कणों का निकलना, चाहे सूरज और तारों के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, या स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो कि नैनो स्तर पर काम में आ रहा था, और जीव विज्ञान में कुछ एंजाइम्स की रिएक्शंस जिससे कि उनका एनर्जी प्रोडक्शन अधिक कुशल हो रहा था। अब बात करते हैं हम आखिरकार इन वैज्ञानिकों ने क्या किया जिससे कि ये जो क्वांटम टनलिंग का सारा फिनोमिना है, जो क्वांटम का सिद्धांत है, क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का, वो इस पे अप्लाई हो सका। क्वांटम में क्या होता है कि एक सुपरकंडक्टर, दूसरा सुपरकंडक्टर, एक सुपरकंडक्टर, दूसरा सुपरकंडक्टर, दो सुपरकंडक्टर लिए गए और दोनों सुपरकंडक्टर को हमने किससे जोड़ा? दोनों सुपरकंडक्टर को हमने एक विद्युत रोधी से जोड़ा, हमने जोड़ा एक इंसुलेटर से। दो सुपरकंडक्टर को हमने जोड़ा एक इंसुलेटर से। अब क्या होता है? दो सुपरकंडक्टर्स को पतले इंसुलेटर से, पतला इंसुलेटर है 1 से 2 नैनोमीटर का, दो सुपरकंडक्टर से हमारे पास, ये भी सुपरकंडक्टर है, ये भी सुपरकंडक्टर है, ये एक इंसुलेटर है। ये क्या है? आपके इंसुलेटर है, लेकिन इसकी मोटाई कितनी है? मोटाई है 1 से 2 नैनोमीटर, 1 से 2 नैनोमीटर, 1 से 2 नैनोमीटर से अलग किया जाता है, इनको सेपरेट कर दिया गया एक इंसुलेटर से। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो कूपर पेयर्स कहलाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कूपर पेयर्स। टनलिंग के माध्यम से एक सुपरकंडक्टर से दूसरे सुपरकंडक्टर में जा सकते हैं, इसे जोसेफसन प्रभाव कहा जाता है। अब आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि क्वांटम टनलिंग का इसमें क्या प्रयोग? जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, एक सुपरकंडक्टर से दूसरे सुपरकंडक्टर को। क्या यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? हो तो सकती है, लेकिन एक बीच में बहुत ही बारीक इंसुलेटर लगा हुआ है जिसकी मोटाई है 1 से 2 नैनोमीटर की, मतलब नैनो स्तर का एक इंसुलेटर लगा हुआ है। अब होता क्या है कि यहाँ पर क्वांटम टनलिंग के कारण इलेक्ट्रॉन इस इंसुलेटर को भी क्रॉस करके दूसरी साइड चला जाता है, इंसुलेटर को क्रॉस करके दूसरी साइड चला जाता है। उससे
कोई वोल्टेज नहीं लगाया जाता है, दोनों सिरों के मध्य विभवांतर शून्य है, दोनों सिरों पर कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया गया है, तब भी जंक्शन में लगातार करंट बहता रहता है। सामान्यतया होता ऐसा है परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल वेज में, कि जब तक दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर नहीं होगा तो सर्किट में क्या धारा बह पाएगी, क्या करंट फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वांटम टनलिंग के कारण इलेक्ट्रॉन इस इंसुलेटर को जो 1 से 2 नैनोमीटर का है, इसको क्रॉस करके दूसरे सुपरकंडक्टर के पास जा रहा है। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जोसेफ जंक्शन कहला रहा है। क्या कहला रहा है? जोसेफ जंक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन इस सुपरकंडक्टर के पास कैसे पहुंचा, इस इंसुलेटर को कैसे उसने क्रॉस किया? क्वांटम टनलिंग के कारण। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कण प्रकृति नहीं दिखा रहा, इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तरंग प्रकृति। और जोसेफसन जंक्शन क्या काम में आते हैं? ये आते हैं क्यूबिट्स बनाने के काम में। क्यूबिट्स क्या होते हैं? क्वांटम बिट्स। जी हाँ, जो हमारे परंपरागत कंप्यूटर हैं वो बिट्स पर काम करते हैं जिसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। लेकिन क्यूबिट्स, क्वांटम बिट्स, इनकी विशेषता ये होती है कि इनका मान 0 और 1 दोनों साइमल्टेनियस होता है। 0 और 1 दोनों एक ही साथ दोनों मान धारण करते हैं। क्यूबिट्स सुपरकंडक्टिंग अवस्था में काम करते हैं और बहुत ही स्थिर होते हैं। जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर के जो लाभ हैं, जो हमारे क्वांटम फिजिक्स के जो लाभ हैं, इसके अवधारणाओं के लाभ हम लेना चाहते हैं, क्यूबिट्स उनके लिए आवश्यक है। और क्यूबिट्स का निर्माण किया जा रहा है जोसेफसन जंक्शन के द्वारा। अब एनर्जी क्वांटाइजेशन, हमने क्वांटम टनलिंग देखी, जोसेफसन जंक्शन देखा, अब एनर्जी क्वांटाइजेशन देखते हैं कि ऊर्जा का उत्सर्जन किस तरह से होता है, ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट के रूप में किस तरह से निकलती है। ऊर्जा लगातार नहीं होकर छोटे छोटे निश्चित पैकेटों के रूप में होती है, जिसे कि कहते हैं हम क्वांटा। जिसे क्या कहते हैं हम? क्वांटा। ऊर्जा के जो निश्चित छोटे छोटे पैकेट होते हैं उन्हें हम क्वांटा कहते हैं। एनर्जी क्वांटाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊर्जा एक कंटिन्यू फॉर्म में नहीं होती है, वो हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं। देखिए, एक लेवल ये है E1 एंड E2, ये लोअर लेवल है और ये हायर लेवल है। ये लोअर है, ये हायर है। तो लोअर से हाई जाना है, आपको नीचे से ऊपर जाना है, आपको पहाड़ पे चढ़ना है, तो क्या आपको एनर्जी लेनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी? आपको एनर्जी लेनी पड़ेगी। जब भी इलेक्ट्रॉन लो टू हाई लेवल पे जाता है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वो एनर्जी लेता है। जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो एनर्जी देता है। एनर्जी क्या करेगा? अरे सीधी सी बात है, नीचे से ऊपर जाओगे तो एनर्जी लेनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे। जैसे हमारे जो घरों में पानी की टंकी से पानी आता है तो एक बार जलदाय विभाग वाले उसको पानी की टंकी में भर देते हैं। पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर चलानी पड़ती है उनको। पानी की टंकी भरने के लिए नीचे जो जल स्रोत है उससे उस पानी की टंकी को भरने के लिए उनको मोटर चलानी पड़ती है। विद्युत ऊर्जा के माध्यम से वो पानी नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता है, उसको ऊर्जा देनी पड़ती है। लेकिन जब वो ऊपर की कक्षा में पहुंच चुका है तो अब उसको ऊर्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो अब ऊर्जा देगा। ऊर्जा किस तरह से देता है? उसकी स्पीड बन जाती है। आपके घरों में नलों का प्रेशर तेज आता है, वो उसकी एनर्जी है। एक तरह से आप सामान्य भाषा में इस तरह समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो एनर्जी निकलती है, ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी निकलती है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। नीचे से ऊपर जाता है तो मोटर चलानी पड़ रही थी, एनर्जी देनी पड़ रही थी। जिस प्रकार सीढ़ियों पर लुढ़कती हुई गेंद पहली, दूसरी और तीसरी सीढ़ी पर रह सकती है पर बीच में नहीं रह सकती, उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही निश्चित ऊर्जा स्तरों पर रह सकते हैं, बीच की किसी अवस्था में नहीं रह सकते। बीच की किसी भी अवस्था में नहीं रह सकते मतलब जो ऊर्जा के स्तर अलग अलग बने हुए हैं उनमें ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो ऊर्जा स्तरों के बीच में वो कहीं अटक गया, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे पानी की टंकी में हम पानी चढ़ा रहे हैं
तो ऐसा नहीं हो सकता कि पानी कोई बीच में ही रह गया हो, या तो नीचे चला जाएगा या पानी की टंकी में गिर जाएगा। बीच में पानी स्टेबल नहीं रह सकता। जब इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर पर कूदता है तो वह ऊर्जा का निश्चित क्वांटम या तो अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा, या तो ऊर्जा लेगा या ऊर्जा देगा। इसी कारण स्पेक्ट्रम लाइनों में अलग अलग रेखाएं दिखाई देती है। इसी वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है, जब एनर्जी का स्पेक्ट्रम बनता है, उसमें अलग अलग ऊर्जा स्तरों को रिप्रेजेंट करने वाली अलग अलग लाइन शो होती है। अब इस खोज का महत्व देखते हैं। आखिरकार फिजिक्स का जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ा है? क्वांटम भौतिकी को वास्तविक दुनिया से जोड़ना। क्वांटम फिजिक्स के जो रूल्स थे, जो कि बहुत ही एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे प्रदर्शित हो रहे थे, लक्षित हो रहे थे, उन चीज़ों को सामान्य जीवन की चीज़ों से जोड़ दिया गया है, वास्तविक दुनिया से जोड़ दिया गया है। अब क्वांटम प्रभाव केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि उन्हें हम बनाकर, मापकर और नियंत्रित करके उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका प्रॉफिट यही है, सबसे बड़ा इसका मानव जाति के लिए लाभ यही है कि क्वांटम भौतिकी के जो सिद्धांत है उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करके यूटिलाइज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोगों से ही सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स बनाना संभव हुआ है। इसके प्रयोगों से क्या हुआ है कि सुपर कंडक्टिंग जो क्यूबिट्स हैं, सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटर के काम में आते हैं। और क्वांटम कंप्यूटर जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर चाहता है, जोसेफ्सन जंक्शन के माध्यम से क्यूबिट्स का निर्माण हुआ है। यही आज के क्वांटम कंप्यूटरों की नींव है। तो कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे जो क्वांटम कंप्यूटर मिशन चलाया जा रहा है हमारे देश में, इसके लिए ये एक बड़ी लीड साबित हो सकती है, बड़ा ही लाभदायी साबित हो सकता है। इस खोज पर आधारित उपकरण बहुत छोटे चुंबकीय क्षेत्र, वोल्टेज या तापमान में बदलाव को माप सकते हैं। हमने हमारे साइंस एंड टेक की क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से जो क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है, उसकी सेंसिटिविटी होती है, उसकी संवेदनशीलता होती है, उसके कारण माइक्रो ग्रेविटी को भी नापा जा सकता है। जो LIGO जैसे उपकरण हैं, LIGO जैसे जो उपकरण हैं जो कि बहुत ही कम गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति को भी मेजर कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक, चाहे वोल्टेज, चाहे टेम्परेचर, अगर बहुत माइक्रो लेवल पे, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर भी इनकी उपस्थिति है तो उनको नापा जा सकता है क्वांटम फिजिक्स के रूल्स का यूज करते हुए, क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज करते हुए। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग, सेंसिंग और नैनो टेक्नोलॉजी में क्रांति आ सकती है। इससे क्या होगा कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है, चाहे हमारे पास जो सेंसर्स बनाए जा रहे हैं या क्वांटम कंप्यूटिंग हो रही है, क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं, उसमें ये एक नया पथ प्रदर्शक हो सकता है, पायनियर हो सकता है, उसमें क्रांति लाई जा सकती है। तो ये था हमारा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। यूएसए के कौन से 3 वैज्ञानिक थे बताइए आप? जॉन क्लार्क मिशेल, एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। जी हाँ, मिशेल डेवोरेट और मार्टिनिस 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको देने की घोषणा की गई है। क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम जो फिजिक्स के सिद्धांत थे, इन्होंने बताया कि वो सूक्ष्मतम स्तर पर ही नहीं, एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पर ही नहीं, अपितु इस तरह से घटित हो सकते हैं कि हम उनको दैनिक जीवन में देख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने किस अवधारणा का यूज किया है? इन्होंने यूज किया है, बताइए, क्वांटम टनलिंग का और एनर्जी क्वांटाइजेशन का। क्वांटम टनलिंग क्या थी कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी द्वैत प्रकृति होती है। जब कण प्रकृति होती है तो वो बाधा को पार नहीं कर पाता, और जब तरंग प्रकृति होती है तो बाधा को पार कर पाता है। एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि ऊर्जा सतत रूप में नहीं होती है, एनर्जी क्वांटा के रूप में, ऊर्जा के निश्चित छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती है। ऊर्जा जो है निश्चित छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती रहती है, उनको क्वांटा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर पर, लो लेवल से अपर लेवल पे जाता है तो एनर्जी ग्रहण करता है, अपर लेवल से लो लेवल पे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। ओके, हमने क्वांटम टनलिंग के क्या क्या अनुप्रयोग देखे थे? स्कैनिंग, बताइए, नैनो स्तर पर क्या क्या देखे थे? सूर्य और तारों में जो नाभिकीय संलयन हो पा रहा है, या अल्फा कणों का जो नाभिक से
उसका निष्कासन हो पा रहा है वो सब क्वांटम टनलिंग के माध्यम से हो पा रहा है। वो सब किसके माध्यम से हो रहा है? क्वांटम टनलिंग के माध्यम से। और ये सुपर कंडक्टर्स को बना के, दो सुपर कंडक्टर्स को जोड़ करके हमने देखा था जोसेफसन जंक्शन, जिसके बीच में एक इंसुलेटर था, वो 1 से 2 नैनोमीटर का था, 1 से 2 नैनोमीटर का था वो इंसुलेटर। दो सुपर कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इस बाधा के बावजूद भी पार करके चला गया। उसके पास ऊर्जा नहीं थी, किसी भी तरह का विभवांतर नहीं था, उन पर वोल्टेज जो है अप्लाई नहीं किया गया था, फिर भी उसमें परिपथ में धारा बह रही थी, उस परिपथ में धारा बह रही थी जो कि क्वांटम टनलिंग का सूचक था। और इसके अनुप्रयोग हमने क्या देखे कि क्वांटम जोसेफसन जंक्शन के माध्यम से क्यूबिट्स बनाए गए, और जोसेफसन जंक्शन के माध्यम से क्यूबिट्स बनाए गए। चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, सेंसिटिविटी हो, संवेदनशीलता हो, माइक्रोग्रेविटी का मापन हो, इन सब चीज़ों में ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके ऊपर भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2025 के ऊपर, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2025 के ऊपर। आई होप आपको आनंद आया होगा। इसी तरह के और लेक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।